नमस्कार, एसटीवी हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं केशव कुमार। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के किसानों से पंजाब की बजाय दिल्ली और हरियाणा में जाकर आंदोलन करने के बयान पर हरियाणा में सियासी बवाल शुरू हो गया है। कैप्टन के इस बयान पर प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज से लेकर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने पलटवार कर पूछा है कि क्या कैप्टन पंजाब की अर्थव्यवस्था बचाने के लिए हरियाणा की अर्थव्यवस्था की बलि लेना चाहते हैं। पहले रिपोर्ट आप देखिए, क्योंकि मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है, उसके बाद चर्चा करेंगे इस विषय पर। 3 कृषि कानूनों की वापसी की मांग को लेकर किसान करीब 9.5 महीने से आंदोलनरत हैं। कई बार आंदोलन को लेकर सत्ताधारी बीजेपी ने सवाल उठाए, लेकिन पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के उस बयान से प्रदेश में जिसमें उन्होंने किसानों से पंजाब की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ रहा है, इसलिए किसान हरियाणा और दिल्ली में जाकर आंदोलन करें। सीएम के इसी बयान को हरियाणा सरकार के मंत्री और हरियाणा बीजेपी के नेताओं ने हाथों हाथ लेते हुए पलटवार किया है। प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने कैप्टन के किसानों पर दिए गए बयान को गैर जिम्मेदार बताते हुए कहा कि इससे ये साफ साबित है कि पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने ही किसानों को भड़काने का काम किया है। लेकिन इससे पहले कैप्टन ने क्या कहा था, उसे भी सुन लीजिए। मैं अपने किसान वीरां नूं यही कहना चाहना है कि ये पंजाब थोड़ा पंजाब है, थोड़ी धरती, थोड़े पिंड, थोड़े लोग, थोड़े भैन भरा जो भी हैं इत्थे। आपां हुण अपने पंजाब नूं ना बिगाड़ीए। उत्थे दिल्ली करना है, तुसीं करो जो कुछ करना है। प्रैशर लियाउणा उन्हां ते लियाओ, मनाओ उन्हां नूं, लेकिन इत्थे पंजाब दी डिवेलपमेंट वाला आपां झाकीए। पंजाब दी आबादी वध रही है, उहदे नाल डिवेलपमेंट दी लोड़ है सानूं। इस करके मैं आस करदा कि मेरी गल मन्नणगे और इस काम नूं उहदे ते ध्यान दे के अपने पंजाब दे विच इहो जी गल नहीं होण देनी। अज तुहानूं पता है पंजाब विच भी 113 जगह किसान बैठे ने। इहदा फायदा की होगा? आर्थिक तौर पर नुकसान पंजाब का ही हो। फायदा की है? वो जो दिल्ली च कर रहे हैं, हरियाणे च करन, तुसीं उत्थे करो। पंजाब के मुख्यमंत्री श्री अमरिंदर सिंह जी का किसानों को ये कहना कि हरियाणा में और दिल्ली में जाके जो मर्जी करो, पंजाब में मत करो, बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान है। इसका मतलब ये है कि तुम अपने पड़ोसी राज्य हरियाणा की और दिल्ली की शांति को भंग करना चाहते हो। इसका मतलब ये भी है कि किसानों को उकसाने का काम अमरिंदर सिंह जी ने ही किया है। इनके बयान से तो ये बात सीधी होती है कि ये जो किसान आंदोलन है, ये अमरिंदर सिंह का स्पॉन्सर्ड आंदोलन है। उधर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष ने भी कैप्टन अमरिंदर पर जोरदार पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कैप्टन का यह बयान बताता है कि आंदोलन पूरी तरह से राजनीतिक हो चुका है। उन्होंने कैप्टन पर पंजाब की अर्थव्यवस्था बचाने के लिए हरियाणा की अर्थव्यवस्था बर्बाद करने का आरोप लगाया है। ये तो पहले भी आ रहा था कि भाई ये पंजाब से प्रायोजित है। पंजाब के कांग्रेस के अध्यक्ष ने स्वीकार कर लिया था कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने उनको हमारे यहाँ से हरियाणा भेज दिया, बॉर्डर पर भेज दिया। लेकिन कल का जो स्टेटमेंट है, ये हरियाणा की इकोनॉमी को हानि पहुंचाने वाला है, खराब करने वाला है। पंजाब की अर्थव्यवस्था बीमारू हो गई है, हरियाणा से पीछे है, चाहे पर कैपिटा इनकम हो, चाहे जीडीपी की ग्रोथ हो, चाहे कुल जीडीपी हो, चाहे इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो। हर आंकड़े में आप देखेंगे तो हरियाणा बेहतर है और पंजाब पीछे है। कि इकोनॉमी को, हरियाणा की इकोनॉमी को खराब करो और पंजाब की इकोनॉमी को बचे रहने दो। इससे दुर्भाग्यपूर्ण बात कोई हो नहीं सकती। सबकी आंख खुल जानी चाहिए कि कांग्रेस पार्टी की मंशा क्या है। उसके कांग्रेस पार्टी का जो मुख्यमंत्री है एक पड़ोसी स्टेट में, उसकी मंशा क्या है, हर हरियाणवी को इस बात में समझना चाहिए। मैं राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूं, क्या वो हरियाणा की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कराना चाहते हैं? वही कैप्टन का बयान से किसान भी नाराज हैं। सोनीपत में धरने पर बैठे किसानों का कहना है कि पंजाब के सीएम देश के पीएम की भाषा बोल रहे हैं। किसानों ने कहा कि कैप्टन साहब को 14-15 महीने बाद आर्थिक नुकसान का ख्याल आया है।
जो कैप्टन साहब बोल रहे हैं कि अब 14 महीने 15 महीने के बाद उनको यह याद आया कि आर्थिक चोट पहुंच रही है और डेवलपमेंट पे इसका असर जाएगा, तो हमको ये लग रहा है कहीं ना कहीं कि ये नरेंद्र मोदी जी की तो वाणी नहीं बोल रहे हैं, उनका कहा तो नहीं मान रहे कहीं। तो ये हमने तो किसी को रोका नहीं, केवल टोल प्लाजे वहाँ रुके हुए हैं, टोलों पे बैठे हैं साथी हमारे, और जो रिलायंस के मॉल हैं उनके आगे बैठे हैं, तो उनसे इनको कितनी आमदन होती है ये बताएं, तो उनसे क्या डेवलपमेंट रुकती है। तो ये जो लग रहा है ये षड्यंत्र रचा जा रहा है कि आंदोलन को पहले पंजाब से उठाओ, फिर हरियाणा से उठाओ, फिर बोलेंगे दिल्ली घुसने नहीं देंगे, तो ये हो नहीं पाएगा। उनको हमने बोल दिया कि कैप्टन साहब, अगर आपके पास ताकत है, आपको सत्ता की ताकत का नशा है, तो उठाइए। उधर टिकरी बॉर्डर पर बैठे किसानों ने भी कैप्टन के बयान पर नाराजगी जाहिर की है। किसानों ने पंजाब सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि हरियाणा के करनाल की घटना से पंजाब के मुख्यमंत्री को सीख लेनी चाहिए। अगर किसानों के साथ जबरदस्ती की जाएगी तो सरकार को झुकना पड़ेगा। किसानों ने कहा कि उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया है जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था को नुकसान हो। इसी तरह से कि मुट्ठी भर किसान है, आज जब इस मुट्ठी भर किसान ने आप लोगों के सामने ही, चाहे वो करनाल की बात करें, हिसार की बात करें, मुजफ्फरनगर के जाए, अंदर जाए, तो हरियाणा प्रदेश के किसानों ने इस हरियाणा की सरकार को 7 बार घुटनों पर ला करके अपनी बातों को मनवाने में सफल हुए हैं। किसने रोक रखी है? आप खुद देख लीजिए, 25 किलोमीटर तक पूरा ट्रक के ट्रक यहाँ तक पहुँच जाते हैं, लेकिन इससे आगे बैरिकेड पुलिस ने लगा के रखा हुआ है। तो देश की जनता से बताना चाहती हूँ कि किसानों ने कोई भी रास्ता बंद नहीं किया है, सिर्फ किसानों को बदनाम किया जा रहा है। किसान जहाँ भी धरने लगे हैं, रोड के किनारे साइडों में अपनी ट्रॉलियां खड़ी करके बैठे हुए हैं, तो किसानों ने कोई रास्ता नहीं रोका। रास्ता रोका पुलिस प्रशासन ने रोका, सरकारों ने रोका हुआ है। कैप्टन के बयान ने जहां बीजेपी को कांग्रेस को घेरने का मौका दे दिया है, तो वहीं किसानों की नाराजगी भी किसानों के लिए पंजाब में आने वाले विधानसभा चुनावों पर भारी पड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। कई सारे सवाल अब खड़े हो चुके हैं। सबसे पहला तो यही कि आखिर सियासी मायने क्या कुछ निकाले जाएं इस पूरे बयान के। दूसरा, क्या इलेक्शन को लेकर कोई पहले से रणनीति बना रहे हैं कैप्टन अमरेंद्र, या फिर अपने अर्थव्यवस्था के फेल होने का ठीकरा किसानों के सर पर फोड़ना चाहते हैं, या फिर ध्यान डाइवर्ट कर रहे हैं। बहुत सारे सवाल हैं, बात करेंगे इन्हीं विषय पर। जो पैनल मेरे साथ जुड़ा है उनका परिचय मैं सबसे पहले आपसे करा दूं। स्टूडियो में मेरे साथ महेंद्र सिंह जी मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रोफेसर वेधु रावल मेरे साथ जुड़े हैं, भाजपा के प्रवक्ता है। कांग्रेस के प्रवक्ता रमेश बमाल भी मेरे साथ जुड़े हैं, और विजेंद्र रेड्डू इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता भी मेरे साथ जुड़े हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है सुदर्शन न्यूज पर। रमेश बमाल जी, माफ कीजिएगा, आप सभी का बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। रमेश जी, मैं शुरुआत आपसे करना चाहूंगा। एक मुख्यमंत्री का अपने संवैधानिक पद पर यह बात बोलना कि इस राज्य में कुछ मत करो, पड़ोस में जाओ, जो करना है वहां पर करो, ये कहां तक ठीक ठहराया जाए? क्या कुछ कहेंगे आप? रमेश जी, सबसे पहले शुरुआत आपसे ही। हाँ जी, मैंने अभी धनखड़ जी का भी बयान सुना, कैप्टन साहब का भी बयान सुना। कैप्टन साहब शुरू से ही कांग्रेस के साथ हैं, किसानों के साथ हैं, और कांग्रेस का एक एजेंडा है शुरू से ही, पहले दिन से ही, कि कांग्रेस किसानों के साथ है। नहीं, उन्होंने क्या कहा, सवाल ये नहीं है सर। मेरा इनिशियल सवाल बड़ा सीधा और आसान सा है, क्या एक मुख्यमंत्री का ऐसा बोलना ठीक है? केवल इतना सा। जो मुख्यमंत्री जी ने जो किसानों के जो ये 3 कानून थे वो रद्द कर दिए, विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर दिया। अब जो मुद्दा है वो सेंटर का और हरियाणा का और बाकी किसानों का है, और सारे किसान है जो हरियाणा में तो पंजाब में तो कैंसिल कर दिए कृषि बिल। आज जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, वो हरियाणा में और सेंटर में है। जो कैप्टन जी ने बयान दिया है कि आप हरियाणा में और दिल्ली में जो बॉर्डर पे आप वहां पे धरना दिए, और कांग्रेस का एजेंडा बड़ा क्लियर है कि किसानों के साथ है कांग्रेस शुरू से ही, और हमने पहले दिन से ही कहा। पहली बात है ये। दूसरा जो एलिगेशन लगाए हैं कि कांग्रेस, रमेश जी, मैं कहां मना कर रहा हूं इन बातों को, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरा सवाल फिर भी वही है। कैप्टन अमरेंद्र का ये कहने के पीछे की वजह तो आप बताइए कि पंजाब में मत करो, जो कुछ करना है हरियाणा या दिल्ली में जाके करो।
मैंने आपको वजह बता दी है कि जो एजेंडा, जो खिलाफत है, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में है और सेंटर में है। वहां पे कांग्रेस की सरकार है पंजाब में, और पंजाब ने उन बिलों को कैंसिल कर दिया। इसलिए सीधा सा एजेंडा है कि आप बॉर्डर पर सेंटर में और हरियाणा में अपने धरने दीजिए, और कांग्रेस आपके साथ है, पंजाब शुरू से ही साथ है। और उससे पहले मैं एक और जवाब दूंगा आपको। पहले मैं इस बात का जवाब ले लूं सर, पहले मैं इस बात का जवाब ले लूं। पूरा समय है, विस्तार से चर्चा करेंगे। विधु रावल जी, उनका कंसेप्ट एकदम क्लियर है, भाई हमारी सरकार जहां है, हमारा विरोध किसानों के साथ है, आप हमारे कुछ मत कीजिए। भाजपा के साथ आपकी दुश्मनी है, चाहे आप दिल्ली जाइए, चाहे आप हरियाणा जाइए, हमें कोई मतलब नहीं है। कंसेप्ट क्लियर है उनका। हाँ, ये क्लियर है। ये एक वर्स्ट केप्ट सीक्रेट जिसको कहेंगे, ये एक ऐसा सीक्रेट था जो सीक्रेट था ही नहीं। ये एक राजनीतिक आंदोलन है, पहले दिन से ये बात कह रहे हैं, जो कि कांग्रेस द्वारा प्रायोजित है। और ये बात आज कैप्टन अमरिंदर ने कही तो ही सामने आया, ऐसा नहीं है। ये बात तो सब लोग जानते हैं। जो लोग वहां पर बैठे हैं, कौन लोग हैं? या तो पंजाब की जत्थेबंदियां हैं, या ये कांग्रेसी लोग वहां पर बैठे हैं। थोड़े बहुत कुछ इंडियन नेशनल लोकदल के कुछ कार्यकर्ता वो बैठे हैं। लेकिन मेन बात तो ये है कि इस कैप्टन के इस बयान से पहले जो कांग्रेस के भूतपूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं सुनील जाखड़, उन्होंने भी ये बात कही थी। उन्होंने खुले मंच पर एक बड़ा मंच लगाकर, पत्रकारों को बुलाकर, लोगों को बुलाकर, आम जनता पे बात कही थी कि हमारे कैप्टन साहब ने बड़ी होशियारी के साथ, बड़ी चालाकी के साथ जत्थेबंदियों को प्रायोजित तरीके से दिल्ली के बॉर्डर पर हरियाणा में छोड़कर आए हैं। साफ तौर पर यह एक प्रायोजित आंदोलन है जिसका एजेंडा प्योरली राजनीतिक है। इस बात पर मोहर लगा दी आज यहाँ स्टूडियो में बैठे हुए रमेश जी ने भी। रमेश जी भी कह रहे हैं, अरे कांग्रेस का क्यों विरोध करती हो? विरोध करो केवल भाजपा का। ये भाजपा विरोधी लोग, यानी कांग्रेस समर्थित लोग, खुद कांग्रेस की गिने चुने बैठे हैं, वही लोग हैं। ठीक है, और यही आंदोलन चला रहे हैं। ठीक है, मैं जवाब लूंगा, लेकिन उससे पहले महेंद्र जी, किस रूप में देखते हैं आप इस बयान को? देखो केशव, बात बहुत स्पष्ट है। जैसा कि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने कहा कि भाई आप किसानों से कहा कि आपको अगर आंदोलन करना है, धरना देना है, तो आप हरियाणा में दीजिए। देखो सीधी सी बात है, अगर कांग्रेस के मुख्यमंत्री जो पंजाब में हैं, वो अगर इस तरह का बयान दे रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी भी तो उनके राजनीतिक बयान का राजनीतिक रूप से ही जवाब दे रही है। सीधी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आगे बढ़कर इस आंदोलन को खत्म करने की जिम्मेदारी लें, उनसे बैठ के बात करें और समाधान की दिशा में आगे बढ़े, एक बहुत जिम्मेदारी के साथ। अब ये तो बात बहुत स्पष्ट है कि अब जैसे जैसे उत्तर प्रदेश, पंजाब, ये 5 विधानसभाओं के जो चुनाव होने हैं, जैसे जैसे देश इन 5 राज्यों के चुनाव की तरफ बढ़ेगा, आंदोलन को लेकर तमाम तरह की राजनीति और राजनीतिक बयानबाजी जोर पकड़ेगी, इसमें कोई शक नहीं है। जैसा कि अभी इन्होंने ये कहा कि जो ये हरियाणा भाजपा के जो प्रदेश इकाई के जो अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी, उन्होंने अभी राहुल गांधी का नाम लिया कि मैं राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूं। ओम प्रकाश धनखड़ जी, पहले आप ये स्पष्ट कर दीजिए, एक तरफ तो आप राहुल गांधी को नकारते हो और दूसरी तरफ आप राहुल गांधी से ही सवाल करते हो, तो ये इस तरह की चीजें ना करिए आप। अगर आप राजनीतिक रूप से अगर आप उनको नकारते हैं, तो फिर उनसे किस बात का सवाल? जवाब दीजिए। ठीक है, विधु जी अपना जवाब दीजिए, फिर मैं रमेश जी के पास आता हूँ। देखिए, नकारते हैं क्योंकि वो नकारा है, और हम नकारते हैं ऐसा नहीं है। अमेठी की जो उनकी पारंपरिक तौर पर उन्होंने अपनी बापोती समझा हुआ था जिस चीज को, वहां की जनता ने भी उनको नकार कर केरल भेज दिया है। लेकिन इसके बावजूद केरल भी तो भारत ही है। जी, इसके बावजूद भी, मैं वाक्य पूरा करूं, इसके बावजूद भी कांग्रेस की वो नेता है और कांग्रेस की आंदोलन चला रही है। रावल जी, एक मिनट, आप है ना इधर विधर आप मत जाइए, आप सीधे सवाल पे आइए। आप सवाल आपका सीधा है भाई साहब, और जवाब भी मेरा बिल्कुल सीधा है। आप सुनने की कृपा करें तो आ जाएगा जवाब। नहीं, मैं पूरी तरह सुन रहा हूं, आप निश्चित रहो। जी सुनिए। तो नकारा वो है, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। लेकिन साथ साथ कांग्रेस के वो नेता तो हैं, और कांग्रेस ने ये आंदोलन प्रायोजित किया हुआ है, तो उस कांग्रेस के नेता को कहा जा रहा है। उनकी काबिलियत की बात नहीं कर रहे हैं, उनके नकारेपन को तो हम मानते हैं, देश जानता है और अब तो दुनिया जानती है। अब देखो, अब फिर वही बात, आप अपने मुंह से खुद कह रहे हैं कि वो कांग्रेस के नेता है, इसका मतलब ये है
कि राहुल गांधी को कांग्रेस के नेता के रूप में आप स्वीकार करते हैं, फिर आप नकारने वाली बात कैसे कह रहे हैं? नेता है वो, हाँ बिल्कुल, वो भाजपा के स्टार प्रचारक होने के साथ साथ कांग्रेस के नेता भी हैं, इससे कौन इनकार कर सकता है? या रमेश जी बैठे उनसे करवा दीजिए इनकार कि कांग्रेस के नेता नहीं है, ठीक है, उनसे नहीं बात करेंगे हम। रमेश जी जैसे सभी लोग यही कहते हैं कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, तो जो कांग्रेस जिसने यहाँ पर प्रायोजित आंदोलन चलाया हुआ है उसके नेता से तो बात करेंगे ना, उसके नेता से तो बात करेंगे, उससे सवाल मैं रमेश जी से जवाब लेता हूं। रमेश जी देखिए, जो कन्नी काटकर आप लोग पहले चल रहे थे कि हमारा कोई समर्थन नहीं है, ये किसानों का आंदोलन है, राजनीतिक रूप से कांग्रेस का कोई बैक सपोर्ट नहीं है, खड़े हो गए वही सवाल दोबारा से आकर के। केशव जी ब्रदर, मैं फिर आपको बता रहा हूं कि जब शुरू में एजिटेशन हुआ, फर्स्ट टाइम जब ये बिल आए तो कांग्रेस ने ज्ञापन दिया था कि इन काले कानूनों को वापस लो। मैं और कुरुक्षेत्र में जो किसान आए थे, लाठीचार्ज हुआ, वो भी हरियाणा से थे। तो हमारा राजनीतिक, हम किसानों के साथ खड़े हैं। अब जब भी कोई पॉलिसी होती है, प्रजातंत्र है, जब जनता के हितों के खिलाफ कोई भी पॉलिसी आती है तो कांग्रेस पार्टी एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो मुद्दे को उठाती है और जनता तक पहुंचाती है। किसान है, इन मुद्दों के, इनसे, किसान बिलों से जो किसानों का जो नुकसान हुआ है और जिस तरह देश का नुकसान हुआ है, तो जिस तरह धनखड़ जी कहते हैं कि मैं माननीय राहुल जी से पूछना चाहता हूं कि वो किसानों को भड़का रहे हैं। अरे आप माननीय मोदी जी से पूछिए कि ये काले कानून क्यों लेके आए, किसान इतने दिनों से बैठे, इनको वापस क्यों नहीं लेते? धनखड़ जी अपनी जिम्मेवारी क्यों नहीं निभाते? वो जाके प्रधानमंत्री जी से कहिए कि आपने कानून वापस ले लो, तोमर जी से क्यों नहीं कहते? तो आप लोग एक नेता के ऊपर आरोप लगाते हैं। हम तो पहले ही कहते हैं हम किसानों के साथ खड़े हैं, इस विषय पर बहुत सारी चर्चा हो चुकी, इस विषय पर बहुत सारी चर्चा हो चुकी, सवाल जवाब हो चुके, हम और भी बात कर लेंगे, और भी मैं समय दे दूंगा। आपने सवाल पूछा है, विधु जी भी आप बहुत देर से उंगली उठा रहे हैं। विधु जी, लेकिन मेरा एक सवाल है, पहले रमेश जी एक सवाल, विधु जी सुनिए, रमेश जी एक सवाल। कैप्टन अमरेंद्र ने कहा कि अर्थव्यवस्था जो है पंजाब की, उसे बहुत नुकसान पहुंच रहा है। प्रदेश में 113 स्थानों पर जो धरने चल रहे हैं उससे बहुत नुकसान पहुंच रहा है। ये आपका अपना देश है, प्रदेश है, ये आपकी अपनी मिट्टी है, आपके अपने गांव है, यहां नुकसान मत पहुंचाइए, पड़ोस में जाकर के कीजिए। अब चुनाव आने वाले हैं, इतना भी तय है, राज्य की अर्थव्यवस्था भी ठीक नहीं है, इतना भी तय है, तो क्या ये सारा ठीक रहा? कैप्टन अमरेंद्र ने एक ही बयान पर किसानों के सर पर फोड़ दिया कि तुम लोग बैठे हो इसलिए दिक्कत हो रही है। केशव जी, मेरा वही जवाब कह रहा है, बिल्कुल साफ सीधा जवाब है कि पंजाब सरकार ने नहीं, मैं विदु जी मैं रमेश जी से पूछ रहा हूं, फिर मैं आपके पास आऊंगा सर, क्योंकि उनके मुख्यमंत्री उनके हैं, बयान उनका है, तो सवाल भी उन्हीं से पूछते हैं पहले। जी केशव जी, पंजाब विधानसभा में बिल पारित किया और बिलों को रद्द कर दिया। अब जो सरकार है वो हरियाणा में और सेंटर में है। तो बिल पारित करने का फायदा क्या है सर? संवर्ती सूची का विषय है, आप पारित नहीं करेंगे तो भी लागू होगा प्रदेश के अंदर। ये कैसे लागू होगा? जब स्टेट उसको नहीं अडॉप्ट करेगी तो कैसे लागू होएगा? नहीं, मैं जवाब दे देता हूँ। ठीक है, एक बार मैं विदु जी की बात ले लूं, महेंद्र जी फिर आता हूं मैं आपके पास। विदु जी। रमेश जी आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो कानून है इस पर लागू है ही नहीं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर 1.5 साल के लिए रोक लगाई हुई है। तो आप पंजाब की तो बात करते हो, देश को कहीं नहीं है इस प्रकार। और इसीलिए तो सवाल है कि आंदोलन किस लिए हो रहा है। ये कानूनों के संबंध है। तो पहली बात तो 11-11 जोड़ की वार्ता हुई है, उसके अंदर ये कहना चाहिए कि इन कानूनों को जिनको काला पीला नीला हरा गुलाबी बताते हैं, बताते लेकिन नहीं बताया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इनको 1.5 साल के लिए स्थगित किया हुआ है। आपकी जानकारी में बता दूं, अभी ये कानून लागू नहीं है। ये बेमतलब का जो आंदोलन आप करवा रहे हैं, विदुर जी, मैं आपकी बात का सम्मान करता हूं। आपने बोला कि सुप्रीम कोर्ट से स्टे स्थगित किया हुआ है, मुझे भी पता, मैं वकालत भी करता हूं, मुझे पता स्थगित हुआ है। आप वापिस क्यों नहीं लेते? आप अपने प्रधानमंत्री जी को समझाइए ना कि स्थगित हुआ है और कांग्रेस पार्टी विदुर जी एक मिनट अरे बोलने दे,
अरे वापस क्यों आएंगे हम बिचौलियों से, दलालों से डरते थोड़ी है। विदुर जी आप बताइए है कि कांग्रेस की राजनीति बंद कर दे, कानून वापस ले ले। नहीं करेंगे हम। कांग्रेस को ये कानून किसान की समृद्धि में नहीं प्राचीन दिखने वाले कानून है, इनको कैसे बंद करेंगे हम? अरे एक ऑर्डिनेंस लाके कैंसिल हो सकते हैं। अरे कैंसिल करने ही नहीं है, कांग्रेस को कैंसिल क्यों कर रहे हैं? बड़ी मेहनत कर रहा है, हिम्मत कर रहा है, जिन कानूनों का बनाने की मंशा बार-बार कांग्रेस दिखाती है। ठीक है सर। महेंद्र जी, एक तरफ बात कही जा रही है कि बातचीत से ही समाधान निकलेगा पूरी समस्या का, लेकिन बातचीत में कंसेप्ट क्लियर है कि बिल वापस नहीं लेंगे। वो कह रहे हैं कि जब तक बिल वापसी नहीं, जब तक घर वापसी नहीं, तो बात बनेगी कैसे? देखो केशव सर, बात बहुत स्पष्ट है। ये जो पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने आज ये जो बयान दिया है, किसानों से कहा है कि आप हरियाणा में जाके आप अपना धरना प्रदर्शन कीजिए, इससे पंजाब की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंच रहा है। इसको बहुत बारीकी से आप अगर देखेंगे तो कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने ये बयान ऐसे ही नहीं दे दिया। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह के दिमाग में ये बात है, क्योंकि एक बात मैं इस बात को कहूं उससे पहले मैं ये कह दूं कि अर्थव्यवस्था किसी भी प्रदेश की अगर कमजोर होती है, खराब होती है, तो उसका सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। इसमें सीधी सी बात है ये बहुत। और शायद पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ये बात कहकर सीधे प्रधानमंत्री को ये मैसेज देना चाहते हैं इस तरह के बयान के जरिए कि अगर इस प्रदेश की अगर अर्थव्यवस्था अगर कमजोर होती है, खराब होती है, तो उसका देश की अर्थव्यवस्था पर सीधा असर पड़ेगा। चूंकि पंजाब बहुत देश का संपन्न प्रदेश है, उसकी अर्थव्यवस्था अच्छी है, और दूसरी बात यह आज देश की अर्थव्यवस्था वैसे ही एक तरीके से एक मिनट वैसे ही गलत जानकारी दे रहे हैं। कितनी नीचे नहीं, गलत जानकारी नहीं है, तो फिर सही जानकारी क्या है आप दे दीजिए। उनसे बात करते हैं। विदु जी मैं बता दूं। देखिए, पंजाब इस समय एक बीमारू प्रदेश है पूरे तरीके से। उसकी अर्थव्यवस्था पहले ही की जो गलत नीतियां रही हैं कांग्रेस की, उसके नाते पहले नष्ट हो चुका है। आज पंजाब के ऊपर 2.79 यानी 2,79,000। यार विदु जी एक मिनट, विदु जी एक मिनट, विदु जी एक सेकंड विदु जी एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। आप है ना इस तरह से आप नहीं आप इस तरह से नहीं बोल सकते। आप ये कैसे कह सकते हैं कि पंजाब बीमारू प्रदेश है, उसकी अर्थव्यवस्था कांग्रेस की नीतियों की वजह से खराब हुई पड़ी है। बीते 7 साल में केंद्र सरकार की ऐसी कौन सी नीति है जिसने देश की अर्थव्यवस्था को आसमान पर पहुंचा दिया? बताइए। बताता हूं मैं बताता हूं। आप मतलब कितने गैर जिम्मेदार तरीके से मनमाई जो बोल देते अपनी राजनीति के लिए। अरे भाई, अरे जिम्मेदार भाई, बात सुनिए। अभी आपकी बात को ध्वस्त कर दूं। क्या सवाल है, दोबारा पूछो। उनका सवाल यह है कि आप प्रधानमंत्री की ऐसी योजना बताइए जिसने 7 साल में देश की अर्थव्यवस्था को ऊपर पहुंचाया। देश की अर्थव्यवस्था का भट्टा बैठ गया है। महेंद्र सिंह जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, पत्रकार के नाते आपका सम्मान है, लेकिन पत्रकार केवल नाम के आगे लिखने से पत्रकार नहीं बनते, ज्ञान भी होना चाहिए थोड़ा सा। अरे आपसे ज्यादा ज्ञान है, मेरे ज्ञान को लेकर सवाल मत कीजिए। जो सवाल क्या है उसका जवाब दीजिए। आप व्यक्तिगत उस पर मत आइए, आप व्यक्तिगत मत आइए। नहीं, बहुत कुछ कह दूंगा मैं। महेंद्र जी, आप बहुत कुछ कह चुके हैं, इसलिए मुझे व्यक्तिगत होना पड़ा, लेकिन कोई बात नहीं, व्यक्तिगत फिर भी नहीं होता। कुछ तथ्य आपके ऊपर ज्ञान तो बोलिए, जो सवाल है उसका जवाब दीजिए। जी मैं दे रहा हूं। महेंद्र जी, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत अब दुनिया की 5वीं लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है। ठीक, 5वीं से 4थी का हम सफर तय कर रहे हैं, बड़ी तेजी से इसको पहुंच जाएंगे। हमने जब 2014 में सरकार संभाली थी तब हम 8वें स्थान पर थे। दूसरी बात, हम जो है अपनी हम बड़ी स्पीड से इस समय बढ़ रहे हैं। हम 3 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ चुके हैं और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ा देंगे। आपने जो नीतियां बताई, मैं एक के बाद एक आपको बहुत सारी नीतियां लिस्ट कर सकता हूं, मुझे लगता है वो शांत होगा। लेकिन आपका ये कहना, उनका सवाल केवल इतना था, जहां से शुरुआत हुई थी, टू द पॉइंट रखते हैं इस पूरी डिबेट को, पूरे डिस्कशन को, कि बात केवल इतनी है कि पंजाब की अर्थव्यवस्था का क्या अब देश की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा। उनका ये पॉइंट था, इस पर जवाब दीजिए सर। मैं बताता हूं महेंद्र जी की जानकारी के लिए। महेंद्र जी थोड़े पुराने पत्रकार है, पुरानी जानकारी, नई जानकारी देता हूं। पिछले 1.5 साल में पंजाब के 68,000 करोड़ रुपए का पंजाब की सरकार घाटे में गई है।
पिछले 1.5 साल की बता रहा हूँ, मार्च 2020 से लेकर आज जब मैं आपसे सितंबर 2021 में बात कर रहा हूँ, पंजाब प्योरली एक बीमारू राज्य है। और बार बार ये मैं बात नहीं कह रहा हूँ, ये जो वहां के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने खुद चिट्ठी लिखी है। दिसंबर 2020 की आप चिट्ठी पढ़िए, उनकी जो प्रधानमंत्री मोदी जी को उन्होंने लिखी थी, उन्होंने कहा था कि पंजाब अब उस स्थिति में नहीं है, इसलिए पंजाब की भी मदद की जाए। अलग अलग क्षेत्रों में उन्होंने कहा था हमें रियायतें मिले, लेकिन खैर कोई बात नहीं, ज्ञान कहीं से भी मिले ले लेना चाहिए। वरिष्ठ पत्रकार भी ज्ञान लेकर जाएंगे, इसी वजह से मेरी आशा है। ठीक है, विजेंद्र रेड्डू जी बहुत देर से जुड़े हुए हैं, लोकदल के प्रवक्ता हैं। विजेंद्र जी बहुत स्वागत है। अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो विजेंद्र जी, जिस तरह से पूरा ये गतिरोध चल रहा है, हाँ, यस, जिस तरह से पूरा गतिरोध चल रहा है, कैप्टन अमरेंद्र ने जो कहा वो आपने सुना। अनिल विज जो कि प्रदेश के हरियाणा के गृह मंत्री है, उनका यह कहना है कि कानून व्यवस्था को खराब करने की दिशा में ये बयान जो है वो देखा जाना चाहिए। आप किस तौर पर मानते हैं उनके इस बयान को और इस पूरे घटनाक्रम को? केशव जी, जो अनिल विज ने बयान दिया और कैप्टन साहब ने बयान दिया है, मैं कहना चाहूंगा कि कैप्टन साहब का बयान बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना है। अगर इस आंदोलन से पंजाब की अर्थव्यवस्था खराब होती है तो हरियाणा की भी अर्थव्यवस्था खराब होती है, तो बिल्कुल गलत बयान दिया। लेकिन केशव भाई, जिस प्रकार से किसान लगभग 10 महीने से आंदोलन पर बैठे हैं, आज मैं अपने भाजपा अध्यक्ष का भी बयान सुन रहा था, धनखड़ साहब का, वो एक बड़ी अटपटी बात कह रहे थे कि किसानों का समाधान करने का वक्त गुजर चुका है। उन्होंने कहा कि एक वक्त था जब इसका समाधान निकलने वाला था, लेकिन वो किसानों ने समय गुजार दिया। इसका मतलब ये निकलता कि भारतीय जनता पार्टी ने किसानों की तरफ से पूर्ण रूप से मुंह मोड़ लिया और वो इस समस्या का समाधान करना ही नहीं चाह रहे हैं। वो किसानों को घमंड के रूप में ले रहे हैं कि हम किसानों को क्या समझेंगे, हमारे सामने कुछ भी नहीं है, जबकि इनको संवाद शुरू करना चाहिए। संवाद से ही समाधान निकलता है। इन्होंने संवाद बंद करके न केवल हरियाणा प्रदेश की अर्थव्यवस्था को खराब करवाने का काम कर रहे हैं, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर भी विपरीत प्रभाव इस चीज का पड़ेगा ही पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये सारा का सारा प्रभाव भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों के कारण और इनके सत्ता के नशे में चूर होने के कारण हो रहा है। दूसरी बात केशव जी, जिस प्रकार से अब थोड़ी मैं लेट जुड़ा, कुछ बातें मैंने कांग्रेस वाले भाई की भी सुनी है। अब कांग्रेस का भी चेहरा जो है ना, नकाब उतर गया है चेहरे पर से। कांग्रेस भी किसानों की हितैषी नहीं है। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रदेश से किसानों को धकेलने के लिए बयान दिया है, और पहले भी बलराम जाखड़ ने ये बात कही थी कि हमने ही किसानों को बॉर्डर पर भेजने का काम किया है, तो ये किसान विरोधी होने का इनका बिल्कुल स्पष्ट रूप से उजागर होगा कि तुम मेरा घर मत छेड़ो, पड़ोस का जाकर के उजाड़ने का काम करो। ये ऐसी सोच कैप्टन साहब की बहुत खराब है। इनको ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं कहनी चाहिए थी। और इससे ये भी साफ हो गया है, कांग्रेस पार्टी केवल इस किसान आंदोलन को हथियाने के लिए, इसका लाभ उठाने के लिए बयानबाजी कर रही है। अदरवाइज तो किसानों की यदि सच्चे मन से किसी ने मदद की है तो वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है। आप एक बात सुनिए ध्यान से, 2 हॉस्पिटल एवसी चौटाला ने बॉर्डर के ऊपर चला रखे हैं, 50-50 बेड के। एक बेड के ऊपर कम से कम 25 से 30 लाख रुपए महीने का खर्चा आता है। पूरे हरियाणा प्रदेश में घूम घूम करके किसानों को जागरूक करने का काम किया, उनको समझाने का काम किया, और जो भी आवश्यकता पड़ी, चाहे वो पंखों की थी, मच्छरदानी की थी, वाटर कूलर की थी, हर तरह की खुले तौर पर मदद अगर पूरे हिंदुस्तान में किसी ने की है तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने इस आंदोलन में किसानों के साथ कंधे से कंधा मिला करके मदद करने का काम किया। कांग्रेस पार्टी ने केवल दिखावा करने का काम किया। विजेंद्र जी, कैप्टन साहब के बयान से सामने विजेंद्र जी, मतलब जो लोग ये बात कह रहे हैं कि किसान आंदोलन को राजनीतिक पार्टियों का समर्थन है, आप उस बात को स्वीकार कर रहे हैं? इसका मतलब राजनीतिक पार्टी समर्थन क्यों नहीं करेंगी? जब राजनीतिक पार्टी प्रजा की भलाई के लिए होती है, राजनीतिक पार्टी जो है ना प्रजा के सुख दुख में शामिल होने के लिए होती है, तो राजनीतिक पार्टी और क्या करेंगे? आज हमारा किसान दुखी है, अगर हमारी पार्टी आपका समर्थन है ना, इंडियन नेशनल लोकदल का किसान आंदोलन को पूरा समर्थन है, खुला समर्थन है, आप ये बात स्वीकार कर रहे हैं? तो हम उसका समर्थन देंगे और दे रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, यही मैं पूछ रहा था। यही मैं पूछ रहा था, आपने जवाब दे दिया, समर्थन आप दे रहे हैं। रमेश जी, मैं आपके पास आता हूं, फिर विदु जी के पास आऊंगा।
आपको घेर रहे हैं वो। हाँ, मेरे को बिल्कुल घेर रहे हैं जी, मैं केशव जी बिल्कुल सुन रहा हूँ, मेरे को आप भी घेर रहे हो, लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, बयान घेरने वाला है सर, बयान घेरने वाला है। नहीं, आप सुनिए केशव जी, इनेलो के भाई साहब कह रहे हैं कि इनेलो ने ही जो कुछ किया, इनेलो के पल्ले क्या है? जेजेपी का जो दुष्यंत चौटाला वो इनेलो परिवार का ही तो है जिसने देश का बेड़ा गर्क कर दिया। और वो कह रहे हैं कि चौटाला का और देश का क्या मतलब? कुछ भी बोल रहे हैं आप। दुष्यंत चौटाला का और देश का क्या मतलब? फिर भी कुछ नहीं किया आप लोगों ने। अरे कमाल कर रहे हो सर, ये कांग्रेस पार्टी ने किसानों के लिए किया है, इस आंदोलन को सहयोग करने के लिए एक काम बता दो। आपने स्टेटमेंट दिया, मैं आपकी बात को सर कोट करूं कि दुष्यंत चौटाला ने देश का नाश कर दिया। इन दोनों बातों को समझाइए तो सही, देश का और दुष्यंत चौटाला का क्या मतलब है आपस में? मैं बताता हूं जी, यदि दुष्यंत चौटाला जी भाजपा की सरकार है, हरियाणा में उनके साथ है, उप मुख्यमंत्री हैं, यदि वो माननीय प्रधानमंत्री के पास जाते अपना समर्थन वापस लेते तो ये बिल वापिस हो जाते, ये कभी के हो जाते। लेकिन इनकी शायद ही तो सूबे का और देश का बेड़ा गर्क करने में उनका काम है। और नई सरकार कौन बनाता? रमेश जी, नई सरकार कौन बनाता, ये भी बताइए ना। फिर पार्टी बन चुके हैं, दुष्यंत आज इनेलो पार्टी का हिस्सा नहीं है। इस्तीफा देने का जो आप ये पूरा कैलकुलेशन रच रहे थे, इसमें सरकार किसकी बनती? अगर सरकार गिरती तो सरकार कौन बनाता? मुझे एक काम बताइए रमेश जी, आप मतलब बताइए आप लोगों ने क्या किया है? आप बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हो केशव जी? ना, मैं आपके बयान को एनालाइज कर रहा हूं। मेरा काम किसी को सपोर्ट करना नहीं है, मैं तो जनता के मन के सवाल पूछने के लिए यहाँ बैठा हूं साहब। अरे आपने केशव जी किस लिए बुलाया मेरे को? आपको मैंने जवाब देने के लिए बुलाया है, आपको मैंने जवाब देने के लिए बुलाया है। और आप नहीं, आप सुनिए तो सही सर, सुनिए तो, सवाल तो पूछ, बिना सवाल के जवाब कैसे देंगे सर आप? मेरा सवाल आपसे ये है, आपने अभी ये कहा कि दुष्यंत चौटाला जो है अपना इस्तीफा जाकर के दे देते और उससे सरकार गिर जाती, तो क्या कांग्रेस अपनी सरकार बनाती ना? ऐसे में जन्म जननी कांग्रेस पार्टी ही है, इन्होंने ही इस बिल को जन्म दिया था 2012 में। ठीक है विधु रावल जी, आप लोग मुद्दे की बात करने नहीं देते। विधु रावल जी, सर मैं तो मुद्दे की बात तो पहले सवाल से ही मैंने आपसे शुरू की है और आपने अभी तक मेरे को उस बात का जवाब दिया ही नहीं है। आपने सारे इधर उधर की बात गिनवा दी, लेकिन आपने ये नहीं कहा कि कैप्टन की क्या मजबूरी थी कि ये बयान दिया गया। आप मुद्दे की बात कीजिए। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, मैं आपसे एक लाइन में सवाल पूछूंगा, आप एक लाइन में जवाब दीजिए। मेरा एक लाइन में सवाल है, कैप्टन ने बयान क्यों दिया? आप इसका सीधा जवाब दीजिए, मुद्दे की बात मैं करता हूं। मैंने आपको जवाब दे दिया इसका कि कैप्टन जो सरकार है वो वहां पे कांग्रेस की सरकार है और वो इसका समर्थन कर रहे हैं पूरा। तो इसका मतलब अपने प्रदेश से मतलब है, देश जाओ भाड़ में। भारत से कोई मतलब नहीं है, हरियाणा से कोई मतलब नहीं है, दिल्ली से कोई मतलब नहीं है। तो अपने प्रदेश से क्यों भगा रहे हो किसानों को? भाई अपने प्रदेश से किसानों को क्यों भगा रहे हो? बल्कि उनका हौसला बढ़ाओ आप लोग। अरे वो सपोर्ट कर रहे हैं, वो सपोर्ट करते हैं किसानों को शुरू से कैसे, किस तरीके से? वो तरीका तो बता दो। वो तो कह रहे हैं कि प्रदेश को छोड़ो, भागो और हरियाणा में जाओ। हरियाणा में इंडियन नेशनल मैं विधु जी के पास आता हूं। ठीक है, मैं सर एक एक करके सबकी बात आता हूं, एक एक कर अपनी बात रखिएगा तो सबकी बात रखी जाएगी। हरियाणा में भेज रहे हैं। ठीक है विजेंद्र जी, मैं विधु जी के पास आता हूं, फिर मैं आपके पास आऊंगा। विधु जी रखिए अपनी बात। पहले विजेंद्र जी की बात का जवाब दूं। विजेंद्र जी ने कहा कि कोई वार्ता खत्म करने की बात कही, या उन्होंने कहा कि अब कोई समय नहीं रहा। बात को थोड़ा स्पष्टता से समझने का प्रयास किया। ये कृषि सुधार कानून जो है, ये किसान की समृद्धि में एक नया इतिहास लिखने वाले हैं। इनके पीछे हटने का मतलब ये है कि हम लोग वापस किसान को उसी जगह तक धकेल दें जहां पर आपने किया हुआ था, जहां किसान आत्महत्या पर मजबूर था। किसान की आय बढ़ाने का हमने संकल्प लिया हुआ है, हम इस पर समझौता हम चाहते हैं। आप इसमें कुछ गलती है वो बताइए, आप राजनीतिक दल के तो भी आपका स्वागत है। आप भी इसमें कुछ गलती लगती है, इनमें संशोधन के लिए बात कीजिए। बताइए फला चीज ठीक नहीं है, इसको काट दीजिए, उस पर तर्क दीजिए अपना कि इसलिए ठीक नहीं है, ठीक है। लेकिन इसके बाद उन्होंने खुद को कहा कि इंडियन नेशनल लोकदल किसान हितैषी है। मैं जानना चाहता हूँ, कंडेला कांड पार्टी से जिन्होंने पहले किसानों के साथ मदीना में भी जो किया था, महम में भी जो किया था, वो लोग किस प्रकार से यहाँ पर टेलीविजन पर आकर किस प्रकार से बोल देते हैं किसान हितैषी। 9 किसानों की आपने हत्या की थी, गोलियां चलाई थी कंडेला में। तुमने तो 650 मरवा दिए।
चलिए सुनिए, आपने आप लोग वहां पर अपना पतीला लेकर पहुंच गए हैं, पतीला आपने चढ़ा दिया राजनीति के लिए। लेकिन अब मैं महत्वपूर्ण बात करना चाहता हूँ, महेंद्र जी भी सुनेंगे, महेंद्र जी वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे, वो भी सुनेंगे, और रमेश जी भी। अभी बार बार वो कह रहे थे कि पंजाब किसान हितैषी सरकार है। मैं एक नमूना पेश करता हूँ आपके सामने। अभी विदु जी एक मिनट, मैंने ये नहीं कहा है कि पंजाब, आपने माफी चाहो, कांग्रेस की मेरा नाम मत लीजिए, मैं किसी भी पार्टी का नहीं हूँ जी। अच्छा किया। मैं रमेश जी कह रहे थे, रमेश जी कह रहे थे कि पंजाब की सरकार किसान हितैषी है, उस पर एक बड़ा थीसिस लिखा जा सकता है, मैं वो भी बताऊंगा। लेकिन एक छोटे से एक्ट की बात बताता हूं, वो जो 2012 से पंजाब के अंदर लागू है, और वो एक्ट तो चालू है। इन लोगों ने जो कृषि सुधार कानून है उसको वहां जरूर स्थगित करने पर जश्न मना रहे हैं। वो एक्ट क्या कहता है, जो मेरे हाथ में है इस समय, कृषक कीमत आश्वासन एवं कृषि सेवा का करार 2020, ये नया कानून है। ये नया कानून जिसको 1.5 साल के लिए स्थगित किया हुआ है, ये किसान के ऊपर किसी भी प्रकार की सजा तो छोड़ो, किसान को 1.5 गुना मुआवजा दिलाने की बात करता है अगर डिफॉल्टर दूसरा पक्ष होता है, और अगर गलती से डिफॉल्टर किसान होता है तो भी केवल उसको कीमत देनी है। लेकिन पंजाब का जो ड्रेकोनियन लॉ है, यहाँ पर रमेश जी क्योंकि एडवोकेट भी है इसलिए समझेंगे आसानी से, उनको बता दूं मैं कि पंजाब का ड्रेकोनियन लॉ ये कहता है कि अगर कृषक डिफॉल्टर होगा तो उसको 5 साल की सजा और 50,000 का जुर्माने का प्रोविजन है। ये जो नया कानून है इसको पढ़िए भाई साहब, इस कानून में ये ड्रेकोनियन लॉ खत्म कर दिया। इसमें ये कह रहे हैं कि किसान डिफॉल्टर होगा अगर किसी आपदा के कारण, किसी भी कारण से, तो उसको कॉन्ट्रैक्टर का केवल लागत मूल्य देना पड़ेगा, और कॉन्ट्रैक्टर अगर डिफॉल्टर होगा तो उसको किसान के साथ करार की गई रकम, पूरी रकम का 1.5 गुना देना पड़ेगा। अरे इसको काला बोल रहे हैं, एक बार पढ़ को लेते भाई साहब, फिर पता करते कि कौन किसान का हितैषी। और मैं कहता हूँ थोड़ी सी 1-2 बात, हरियाणा के अंदर अगर किसी कोई खराबा होता है, कोई प्राकृतिक आपदा होती है, तो उसका मुआवजा हरियाणा की सरकार देश में सबसे ज्यादा 12,000 रुपए प्रति एकड़ देती है। 12,000 रुपए प्रति एकड़। पंजाब की आपकी सरकार कितना देती है? 8,000। पंजाब के 84,000 एकड़ बाजरे को हमें यहाँ 40 रुपए पंजाब का किसान आकर हरियाणा में बेच के जाता है। क्यों? क्योंकि पंजाब की सरकार बाजरा नहीं खरीदती, हरियाणा की तरह मक्का नहीं खरीदती। विदु जी अगर सब कुछ इतना अच्छा चल रहा है, विदु जी अगर सब कुछ इतना अच्छा चल रहा है, विदु जी अगर सब कुछ इतना अच्छा चल रहा है, सर अगर सब कुछ इतना अच्छा चल रहा है तो ये किसान क्यों बैठे हैं, क्यों नाराजगी है, क्यों आप नहीं समझा पा रहे हैं इनको? सर मैं बताता हूँ। देखिए, एक तो ये सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, इसका रिफ्लेक्शन हमारी जो अभी कृषि दर हुई है उसमें भी आया है। हम 6.5%, 6.3% की कृषि दर से हम हरियाणा वाले बढ़ रहे हैं भाजपा सरकार में। पंजाब कांग्रेस सरकार जो है 2% से भी नीचे चली गई है कृषि दर में। सर कंपेयर मत कीजिए सर, मुझे पहले बताइए सर, अगर सब ठीक है। महेंद्र जी पूछिए अपना सवाल। मैं खत्म करता हूँ अपनी बात को। आपने कहा कि ये हम देखिए सोए हुए को जगाया जा सकता है, जागते हुए सोने के नाटक करने वाले को नहीं जगाया जा सकता। ये लोग राजनीतिक दल हैं, ये किसान नहीं है। अच्छा ठीक। किसान क्यों कहते हैं आप? ठीक है, राजनीतिक दल के कार्यकर्ता बैठे हैं या जत्थेबंदियां बैठी है पंजाब की आकर। इनको कैसे समझाओगे आप? इनको कैसे आप मोदी जिंदाबाद लगवाओगे नारा? नहीं लगवा पाओगे। एक मिनट रावल साहब, अब रावल साहब सीधी बात यह है कि आपकी जो पार्टी है भाजपा, उन्होंने 2014 से पहले यह कहा था कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को हम किसानों की समस्याओं के लिए हूबहू लागू करेंगे, इससे देश में किसानों की समस्याओं का संपूर्ण समाधान हो जाएगा। मेरी लाइन को सुन लेना, ठीक है? आप ये कहते हैं कि हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को भी हमने लागू किया है। अगर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को आपने लागू कर दिया तो फिर ये 3 नए कृषि कानून लाने की जरूरत कैसे पड़ गई? पहली बात ये बड़ा अच्छा सवाल है। सुनिए, 3 जो नए कानून, अरे सुन लो, अभी वो सुन लो। अरे और भी है क्या? अच्छा पहले इस सवाल का जवाब तो ले लो। अरे सर एक सेकंड, सर एक मिनट, एक चलिए बताइए ना। ये है आपको 3 ये नए कृषि कानून लाने की कहां जरूरत पड़ेगी? किसानों का ये कहना है हमने तो ये मांगे ही नहीं थे, आप बिना मांगे आप दे रहे हैं। भाई मांगे हैं, जानकारी दुरुस्त करो, मांगे हैं। बताऊंगा। दूसरा सवाल हो गया मांगे नहीं। किसकी मांगे है? किसकी मांगे? तीसरा सवाल है कोई? हाँ वही है। बताओ। 1 मिनट, 2 सवाल हो गए, तीसरा सवाल। आप ये कहते हैं कि किसानों का आंदोलन राजनीति से प्रेरित है, इसमें किसान नहीं है, ये राजनीतिक लोग हैं, कोई किसका है कोई किसका है कोई किसका है ना?
अगर ये किसान नहीं है तो फिर आप ये मतलब अब जैसे अभी आपने करनाल में ये उनकी मांग मान ली कि हम ये एसडीएम की वो जांच कराएंगे ये वो, तो फिर ये किसकी आप ये मांगे मान रहे हो, ये भी तो बताइए। 3 सवाल हो गए महेंद्र जी, आप जवाब लीजिए। हाँ ठीक। पहला सवाल तो अगर महेंद्र जी 2004 में बना और 2006 में जिसकी रिपोर्ट आई उस स्वामीनाथन आयोग की 17 सिफारिशों को पढ़ लेंगे तो वो जानेंगे समझेंगे ये 3 जो कानून है ये तो प्योरली स्वामीनाथन जी की सिफारिशों पर आधारित है। उन्होंने कहा था, उनकी पेपर पढ़िए तो सही, उन्होंने कहा था कि भंडारण का अधिकार जो चंद लोगों को है, जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट को लाइसेंस लेकर है, वो खाली करो, किसान भी भंडारण कर पाए ऐसा बनाओ। कौन सी बात कर रहे हो स्वामीनाथन? महेंद्र जी एक मिनट, नहीं एक सेकंड, स्वामीनाथन जी ने तो अभी तक कोई बयान ही नहीं दिया इनको लेकर ये रिपोर्ट के ऊपर ये कानून वो। महेंद्र जी आप बड़ी पत्रकार हैं, मैं आपका सम्मान करता हूँ। नहीं बिल्कुल, मैं भी आपकी रेस्पेक्ट करता हूँ, फुली रेस्पेक्ट। आप प्रोफेसर हैं। सुन तो लो भाई। हाँ बताओ। मैं चुपचाप आपके सवाल सुने हैं, चटपटे ने फिर भी सुना, अब उत्तर तो ले लो। 17 सिफारिशों को एक बार पढ़ लेना, अच्छे से पढ़ना घर जाकर, मुझे अपनी ईमेल आईडी देंगे, मैं मेल कर दूंगा। उन 17 को पढ़ेंगे फिर आपका ये सवाल ही नहीं रहेगा। ये प्योरली और सिर्फ स्वामीनाथन आयोग ने किया नहीं, उससे पहले जो महान कृषक शरद जोशी हुए उन्होंने ये सिफारिश की थी। उससे भी पहले चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत, राकेश टिकैत के पिताजी 1991 में वोट क्लब पर उन्होंने ये मांग पहली बार बड़ा आंदोलन लड़ा। सुनिए, बीच में ना बोलिए महेंद्र जी, गलत बात है। प्रोफेसर साहब ऐसे नहीं, आप गलत कर रहे हैं। नहीं प्रोफेसर साहब नहीं, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। नहीं आप है ना, आप प्रोफेसर हैं, आप इस तरह से नहीं। ये तरीका ठीक नहीं। चलो ठीक है, आप ऐसा मान कैसे पत्रकार कहोगे? आप इस स्टूडियो से बाहर जाकर खुद को पत्रकार कैसे कहोगे जब आप बात में टोक रहे हो? अरे सुनोगे भाई, तभी तो जानकारी मिलेगी, तभी तो आपका सम्मान होगा पत्रकार के रूप में। सुनो। अच्छा, ये सिर्फ अभी के नहीं और इससे भी पीछे जाना हो, सर छोटूराम से ज्यादा सम्मानित तो कोई नहीं है। उनके भाषण सुनो, पढ़ो, उसमें साफ साफ कह रहे हैं कि किसान को क्यों बांधा हुआ है, किसान को आजाद करो, उसको अपनी उपज को बेचने का अधिकार मिलना चाहिए, नहीं था पहले अधिकार। ड्रैकोनियन लॉस है ये, आप क्यों इसका समर्थन करते हैं मुझे नहीं पता। अच्छा, दूसरा सवाल पर जल्दी से आए थे, 2 छोटे और सवाल। रमेश जी हंस रहे हैं, रमेश जी से मैं सवाल लेता हूँ। विदु जी जल्दी कंप्लीट कीजिए, मैं रमेश जी के पास आता हूँ फिर। चलिए बताइए। ठीक है रमेश जी, हंस रहे हैं सर। मेरे को तो केशव जी, मुझे तो आपसे तो बहुत नाराजगी हुई है ब्रदर, ऐसे के भी ऐसे नहीं सर, राजनीतिक लोगों की पत्रकारों से नाराजगी रही तो ही अच्छा है। नहीं, मैं पत्रकारों का केशव जी बहुत सम्मान करता हूँ जी, ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा कि आपने वर्ड से मेरे माउथ में मर्ड सौंपने का काम किया। मुझे बोलने का जो पक्ष रखने की जो निष्पक्ष बात थी वो रखने का मौका नहीं दिया। चलो सर पूरा मौका दे रहा हूँ मैं आपको, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस में पूरा मौका, अपनी बात रखिए आप। नहीं जी, केशव जी वो बात चली गई है। नहीं सर ऐसे रमेश जी ऐसे कैसे, आप अपनी बात रखिए सर, मैं पूरा मौका देता हूँ आपको सम्मानजनक तरीके से निवेदन करते हुए। आप मेरे मेहमान हैं सर, आप मेरे मेहमान हैं, मैं पूरा मौका देता हूँ, अपनी बात रखिए आप, सब आपको सुनेंगे। सम्मान करता हूँ केशव जी, मैं ब्रदर ऐसा है कि मैं आई एम वेल क्वालिफाइड पर्सन। जी इट्स माई duty to give you people respect. If I will give you respect, then you will be able to raise the issues of the public. Yes, exactly ठीक हो गया? ठीक है, अब रखिए अपनी बात सर। हेलो जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे सर? हाँ जी। अब ये मुद्दे 2 बार उठाए हैं बीजेपी ने कि देवीलाल जी ने कहा कि भी किसान अपनी फसल का मोल खुद तय करेंगे। अभी ये भाई साहब ने बोला कि जी सर छोटू राम जी ने भी बोला भी किसानों को क्यों बंधन में बांधा हुआ है, तो आप इनको आजाद कर दो। क्या मंडियां खत्म करने से, कॉन्ट्रैक्ट प्रणाली करने से, कृषि बिल लाने से क्या किसान आजाद होता है? हम शुरू से एक मांग करते हैं कि आप एमएसपी तय करें। रमेश जी अब आप ऐसी बात करेंगे तो फिर मुझे भी टोकना पड़ेगा। कहां लिखा है सर मंडियां खत्म कानूनों को मिला दिया, 2 अलग-अलग कानूनों को मिला दिया। अरे भाई इसलिए तो केशव जी कानून पढ़िए, एक लाइन पढ़ी हो ये मैंने लेके बैठा हूं साहब, कानून का नाम बताइए, लेके बैठा हूं अपने पास। केशव जी 1 मिनट, केशव जी पॉइंट ऑफ ऑर्डर। केशव जी जी एक बार मैं विजय जी ऐसा करते हैं, एक बार मैं रमेश जी के सवाल ले लेता हूँ, रमेश जी के सवाल ले लेते हैं, एक बार रमेश जी के सवाल ले लेते हैं, वो नाराजगी जताएंगे। एक बार रमेश जी के मैं सवाल ले लेता हूँ, आप भी नोट कीजिएगा। रमेश जी से कानून का नाम तो पूछ लीजिए।
कानून का नाम पूछ के बता दीजिए। ठीक है रमेश जी, कानून का नाम बताते हुए आप शुरुआत कीजिए अपनी बात की। आपके सारे कानून रखे हैं, आपको किताब ले आके रखूंगा सामने ले आके। मेरे हाथ में है भाई कानून। आप नाम बताइए। मैंने बता दिया आपको, और इस नाम मुद्दे पर बताइए। बहुत बहस हो चुकी है। नाम नहीं पता, आपको बोलता हूँ, नाम भी नहीं पता कानून का। ये बताइए कानून का नाम भी नहीं पता। मंडियों में देख लो कि फसल जब मंडियों में केशव जी जब फसल मंडियों में जाएगी नहीं, अरे नाम तो बता दो। फिक्स कर, इनको एमएसपी फिक्स करने। अरे नाम तो बता दो, कानून का नाम कौन सा कानून? अभी जैसे जो भी एमएसपी के कम रेट पे खरीदेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इनको करने में क्या दिक्कत है? किसान की लागत के ऊपर एमएसपी क्या करिए ना जी आप। मैं बताता हूँ आपको, अरे मैं बताता हूँ वकील साहब। अरे मैं आपकी बात का एग्जाम्पल देता हूँ ना, सुनिए ना आप कानून का नाम बताकर कोई एग्जाम्पल दो। बताता हूँ ना, मेरा भी समय आ लो, मेरा समय भी आप कानून का नाम बताओ। आपको कानून का नाम नहीं पता। यू आर एन एक्सपर्ट विदाउट नॉलेज। यू आर एन एक्सपर्ट विदाउट नॉलेज। यू डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। कुछ भी नहीं जानते आप। यहाँ पर आकर टेलीविजन पर आकर कांग्रेस की बेइज्जती कर रहे हो। आप क्या जानते हो भाई? आपकी बात मेरा समय सर विदु जी सुन लेते हैं। विदु जी एक बार उनके सवाल सुन लेते हैं, एक बार सवाल सुन लेते हैं। कोई बात नहीं मैं सवाल सुन लेता हूँ। विदु जी प्लीज उनके सवाल सुन लेते हैं। विदु जी प्लीज शट योर माउथ प्लीज। रमेश जी इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू बोथ ऑफ यू सर, प्लीज मेंटेन द डेकोरम ऑफ द डिबेट सर, प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से। रमेश जी अपने सवाल पूछिए। केशव जी सवाल मैं पूछिए एक सर। बात करता हूं, एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। एक जमीन आज 50,000 पे किले के हिसाब से, आज 50,000 पे किले के हिसाब से ठेके पे लेता है। फिर उसका बिजली का, पानी का, खाद का, दवाइयों का उस पर खर्चा होता है। उसके हिसाब से उसकी एमएसपी तय करिए जमीन के रेट लगा के, और उसमें सजा का प्रावधान करिए। इतनी सी बात है, कृषि कानून खत्म होते इस पे लोग अपना धरना उठा लेंगे। आप एमएसपी की गारंटी नहीं देते और उनका जो प्राइस है वो किसान की लागत के ऊपर तय नहीं करते। इतनी सी बात मैं आपको कह रहा हूं। कॉन्ट्रैक्ट प्रणाली लाके आप ठेकेदारी लाना चाहते हो। आप कहते हो कि जी आप अपनी मर्जी से बेचें। किसान कहेगा कि मैं तो इस रेट से बेचूंगा। ठीक है सर, मैं जवाब ले लेता हूँ। विदु जी जल्दी से जवाब दीजिएगा, फिर मैं विजेंद्र जी के पास भी आऊंगा। फिर विदु जी जल्दी से जवाब दीजिएगा इस बात का। एमएसपी की गारंटी वाला प्रावधान लागू करने में कहाँ दिक्कत है? मैं बताता हूँ सीधा मैं बताता हूँ। बड़ा आपके चैनल पर सबने देखा कि कांग्रेस के प्रवक्ता जो बहुत सारे उदाहरण देने को आतुर थे, वो नाम भी नहीं जानते कानून का। एक्सपर्ट विदाउट नॉलेज। लेकिन कोई बात नहीं, नाम भूला भी जा सकती है। आप जवाब दीजिए। मैं बताता हूं असेंशियल मैं बताता हूं आपको। असेंशियल कमोडिटी एक्ट, आपने उसमें एक लिमिट थी कि आप इससे ज्यादा स्टोर नहीं कर सकते। आपने एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को खत्म कर दिया कानून लाके। ये गलत बताया आपने पहला नाम। मैं आपको किताब ले आके देता हूं। ठीक है, मैं एमसीक्यू टेस्ट थोड़ी ना चाहिए। प्लीज उसके मुद्दे पर बात कर लीजिए। उसके मुद्दे पर बात कर लीजिए। एग्जामिनेशन का परीक्षा। विदु जी एमएसपी को लेकर प्रावधान कानून लागू करने में दिक्कत कहाँ है? सिर्फ इतना ही सवाल है सर, प्लीज। देखिए इसको लेकर ही तो आज माननीय धनखड़ जी ने कहा कि इसकी एक व्यवहारिकता को लेकर एक कमेटी बताने का एक सजेशन दिया गया था, जो 9वें दौर से लेकर 11वें दौर तक लगातार वार्ता के जो 11 दौर रहे उनमें 9वें से लेकर कि इस पर क्यों ना बने। ये एक इसमें एमएसपी की गारंटी। एमएसपी क्या है? एमएसपी किसी चीज का मूल्य नहीं है। एमएसपी वो मूल्य है जिस पर सरकार उस चीज को खरीदती है, पहली बात। दूसरी बात, एमएसपी की गारंटी है, और आप हैरान होंगे मैं आपको ये बताने वाला हूं। 2013 का फूड सिक्योरिटी एक्ट, जो कि खुद कांग्रेस की सरकार का बनाया हुआ, वो गारंटी देता है एमएसपी की। कैसे? वो कहता है, उसमें मैं एक लाइन में बता दूं केवल, वो कानून ये कहता है कि देश के जो भी लोग जो अभी
80 करोड़ लोग जिनको हमने देखा कोरोना काल में। ठीक है सर, मेरे पास समय की थोड़ी सी लिमिटेशन है। मैं विजेंद्र जी के पास भी आता हूं। बहुत समय से विजेंद्र जी भी अपने बात कहने की कोशिश कर रहे हैं। विजेंद्र जी रखिए अपनी बात। वो कह रहे हैं जब एमएसपी की गारंटी है, सब कुछ हमने दिया हुआ है। विजेंद्र जी देखिए, एमएसपी केशव जी, एमएसपी की गारंटी जो ये एमएसपी है ना, मैं तो ये कहूंगा इसको बदल करके एमजीपी कर देना चाहिए। मिनिमम गारंटीड प्राइस किसान के लिए जरूरी है और ये किसानों की बिल्कुल जायज मांग है, इसको 100% मान लेना चाहिए। और दूसरी बात, जो भाई कह रहे थे अभी भाजपा वाले कि ये कानून मांगे हैं लोगों ने, अगर ये कानून लोगों ने मांगे थे, किसानों ने मांगे थे, तो आपको चोर दरवाजे से इन कानूनों को लागू करने की क्या जरूरत थी? आप इस कानून का ड्राफ्ट लेकर के आते, किसानों के बीच में छोड़ते, सबकी राय मशवरा करने के बाद फाइनल ड्राफ्ट बनाते और फिर कानून पास कर देते। क्या जरूरत थी जून 2020 में? विधु जी बहुत जल्दी से, बाद में कानून पास होता है। ये लोग एक झूठ बोलते हैं, फिर उस झूठ को पीटने लग जाते हैं। बिल्कुल चोर रास्ते से नहीं है, बिल्कुल देश के कानून संगत तरीके से, संसद के तरीके से, जहाँ से हर कानून आता है उसी तरीके से आए हैं। पहले अध्यादेश बने, कैबिनेट में ये अध्यादेश तो लेकर आए हैं, अध्यादेश तो आप लोग लेकर आए हैं, अध्यादेश तो आप लोग लेकर आए हैं और राज्यसभा में भी आप लोगों ने वॉकआउट करवाया है। राज्यसभा में आप लोगों ने वॉकआउट भी करवाया है, वरना वो शिवसेना जिसने लोकसभा में समर्थन दिया था वो राज्यसभा में भी समर्थन दे सकती थी। मैनेजमेंट तो आपने किया है, वरना आप सिलेक्ट कमेटी के पास इसकी रिपोर्ट भेजते, नहीं भेजी आपने। सुनिए, जब सिलेक्ट कमेटी उसके पास भेजते, अगर ये कानून नए होते, ये तो 1991 से तो एक के बाद एक कमेटी। सर, अमेंडमेंट एक्ट के सामने 2021 2021 लिखा हुआ है। अमेंडमेंट एक्ट के सामने अगर बैठेंगे तो हो सकता है किसान भी कहीं ना कहीं थोड़ा अपना समझौते के ऊपर आएंगे। लगा अगर ये बात ही नहीं करेंगे। सर, मैं बातें नहीं कर रहा, मैं नहीं जा रहा वहां तक, मैं नहीं जा रहा आप इस बात को बोलिए, आप इस बात को बोलिए कि अगर जरूरी है देश के लिए कानून, तो हाँ, हम साम दाम दंड भेद करके लेकर आए हैं। अगर कोई चीज सही है तो बोल दीजिए उस बात को, दिक्कत क्या है फिर? समाधान निकलेगा। और केशव जी बहुत ये बार बार कहते हैं कि इसीलिए आप साम दाम दंड भेद से लेकर आए ना। वाले भाई को कहते हैं कि इतिहास लिखा जाए। ठीक है सर, मुझे वाइंड अप भी करना है सर, प्लीज महेंद्र जी फाइनल कमेंट एक बार, फाइनल कमेंट में ले रहा हूं आप लोगों से। सर मुझे वाइंड अप भी करना है, समय की भी सीमा है। महेंद्र जी बनाते रहोगे सर, जल्दी से 10 सेकंड में फाइनल कमेंट लूंगा मैं, सिर्फ 10 सेकंड। महेंद्र जी जल्दी से। मेरा विधु रावल जी से निवेदन है कि वो अपनी भारतीय जनता पार्टी सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी को ये कहें कि अगर किसानों की मांग अगर उनको ठीक लगती है तो इन कानूनों को वापस लेकर, ठीक है, कानूनों को वापस ले। रमेश जी 10 सेकंड में सर, जल्दी से सर, समय बहुत कम है। रमेश जी। सर मेरा शुरू से यही है कि किसान इतने दिन से बैठे हैं, आप ऑर्डिनेंस लाइए, कानून वापस लिए और देश की शांति बहाल करिए। मेरा तो यही संदेश। ठीक है सर। विजेंद्र जी केवल 10 सेकंड में, समय बहुत कम है मेरे पास। विजेंद्र जी 10 सेकंड में अपनी बात। आवाज नहीं मिल पा रही है। विधु आपके पास 10 सेकंड में, जल्दी से। बड़ी जल्दी से बताना चाहता हूं कि ये कानून किसान की समृद्धि की प्राचीर लिखने वाले हैं। इस पर फिर भी किसी को अगर डाउट है तो देश के नागरिक होने के नाते वो अपना सुझाव दें, वो बताएं कि ठीक है सर, हम हर समाधान के लिए वार्ता को तैयार हैं। ठीक है सर। इस चर्चा में सम्मिलित होने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। अपना कीमती समय आप लोगों ने दिया, आपका बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। इस खास कार्यक्रम में इतना ही। बाकी समाचारों के लिए आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।